बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको पास्ट पेपर सीरीज़ में वेलकम। आज के लेक्चर में हम बीएस मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मैट्रिक स्पेसिस और ग्रुप थ्योरी का एक पेपर जो कोई स्प्रिंग 2023 है और कोर्स कोड है मैथ 204, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, लेकिन तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मेरी, और अभी कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, तो ये पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमन मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और सेहत के लिए दुआ किया करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बस एवरेज है, बहुत मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है शॉर्ट क्वेश्चन का, कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप एंड प्रूव डैट इन अ ग्रुप इफ़ ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। दो चीज़ें आपसे यहाँ पर कही जा रही हैं। एक तो एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन करना है आपने, और ये प्रूफ करना है कि किसी ग्रुप जी में ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को आप किस तरह डिफाइन करते हैं जी? मैंने लिखा है लेट ए आपका एक एलिमेंट है जी का, बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, आ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए इफ ए रेज टू पावर एन इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट ई। यानी कि एक पावर एन है और ये जो पावर एन है ये एक इंटीजर है, और इंटीजर है पॉजिटिव, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को आप कहेंगे कि ए का ऑर्डर कहलाएगा अगर ए की पावर एन लेने से आंसर ई आता है। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि ए का स्क्वायर भी ई के बराबर है और ए की पावर 4 भी ई के बराबर है, तो फिर 4 को ऑर्डर कहना चाहिए या 2 को। जैसे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो चूँकि लीस्ट जो 2 है वो लीस्ट है और 4 बड़ा है, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे 2 जो है वो ए का क्या है, ऑर्डर कहलाएगा। तो ये तो पहले डेफिनेशन हो गई आपके पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ए बी का ऑर्डर, ये जो 2 लाइनें हैं ये ऑर्डर के लिए लिखी जाती हैं। ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर किसी भी ग्रुप जी में सेम होता है हमेशा। सपोज कर लेते हैं कि ए बी का ऑर्डर एम के बराबर है, वी कैन राइट, अब ए बी का ऑर्डर एम के बराबर है तो फिर यहाँ पर ऑर्डर की डेफिनेशन के मुताबिक आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ए बी की पावर एम जो है ये आइडेंटिटी के बराबर आएगी। अभी हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन किया है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के मुताबिक अगर ए बी भी एक एलिमेंट ही होगा ना, मल्टीप्लाई होकर सिंगल एलिमेंट बन जाएगा ये, तो इसकी पावर एम ई के बराबर आएगी। अच्छा, मैंने प्रूफ ये करना है कि बी ए का ऑर्डर भी एम के बराबर ही है, यानी बी ए की पावर एम जो है वो भी ई के बराबर आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने ए बी को ऐसे लिख लिया, ये ए बी इतना ऐसा, ये ए बी ऐसे ही लिख दिया, ये देखें यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है। इसके साथ मैंने लिखा बी इनवर्स बी, बी इनवर्स बी किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। आइडेंटिटी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी रहेगा, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको मैंने फर्स्ट एलिमेंट रख लिया बी इनवर्स, ये दरमियान वाले जो बी ए है इसको सेकंड एलिमेंट रख लिया, और ये बी आपके पास तीसरा एलिमेंट आ गया। अब इसके बाद दोनों तरफ पावर एम ले ली, दोनों तरफ पावर एम ली, यहाँ पर आए ए बी की पावर एम, अब ए की पावर एम किसके बराबर है, ए बी की पावर एम ई के बराबर है, ये आ गया। आगे से ए बी इसके बराबर है, इधर भी पावर एम ले ली। अब यहाँ पर एक रिज़ल्ट आपने इस्तेमाल करना है, ये रिज़ल्ट याद रखिएगा, बी इनवर्स ए बी होल पावर अगर आप एम ओपन करें, ये ग्रुप थ्योरी में ऐसा होता है, अलजबरा में नहीं है ऐसा। तो आप याद रखिएगा कि ग्रुप में जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो पावर एम है वो सेंटर वाले नंबर ए जो है उसके ऊपर अप्लाई होगी, जबकि जो दरमियान वाले नंबर हैं बी और बी इनवर्स ये दूसरे के इनवर्स होने चाहिए, तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर जब आप इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करेंगे, जब पावर एम ओपन करेंगे तो दरमियान वाला एलिमेंट जो बी ए है उसके ऊपर पावर एम आ जाएगी, और जो लेफ्ट और राइट पर बी इनवर्स और बी हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगे ऐसे ही। ठीक होगी बात ये। अब यहाँ से ये ई आ गया इसके बराबर, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब उसके बाद मैंने यहाँ से बी इनवर्स को और बी को ख़त्म करना है, तो बी इनवर्स को ख़त्म करने के लिए बी इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड से और बी मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड से,
तो इस तरफ इसको बी इनवर्स को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ इधर भी बी से मल्टीप्लाई किया और राइट से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। ये बी इनवर्स को ख़त्म करने के लिए बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ख़त्म करने के लिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया बी इंटू ई इंटू बी इनवर्स, इधर आ गया बी इंटू बी इनवर्स और इधर आ गया बी इंटू बी इनवर्स। सही है। अब बी और बी इनवर्स आइडेंटिटी हो गई, ये भी आइडेंटिटी हो गई और ये सेंटर में रहेगा बी ए की पावर एम। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा बी ए की पावर एम। और यही हमने प्रूफ करना है कि बी ए की पावर एम जो है वो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। और इससे हमारा क्या शो हो जाएगा, दिस शोज डैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी ए के, क्योंकि ए बी का ऑर्डर भी हम लेके चले थे और बी ए का ऑर्डर भी एम ही है हमारे लिए। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, मैट्रिक स्पेस से है। कहता है डिफाइन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड उसको किस तरह डिफाइन करते हैं। एंड प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नेबरहुड इज आल्सो इट्स नेबरहुड। और ये भी प्रूव करना है कि दो या दो से ज़्यादा, दो खैर उसने कहा है यहाँ से दो नेबरहुड, अगर आपके पास एक ही पॉइंट की दो नेबरहुड हो तो उनकी इंटरसेक्शन निकाली जाए तो वो जो इंटरसेक्शन निकलेगी वो भी एक नेबरहुड ही होगी। और फिर इसमें कहा गया है आल्सो फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, और इस पॉइंट का लिमिट पॉइंट भी मालूम करके दिखाएं 2 7 का। एक तरफ से 2 की तरफ से ओपन है, 7 की तरफ से क्लोज है। 3 चीज़ें कही हैं, पहले नेबरहुड को डिफाइन करना है, फिर इंटरसेक्शन भी प्रूफ करनी है और फिर आपने इसका लिमिट पॉइंट निकालना है। और ये जो लिमिट पॉइंट निकालना है इसमें जो मेट्रिक दी है वो यूजुअल मेट्रिक है आपके पास। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नेबरहुड को कैसे डिफाइन करते हैं। लेट एक्स टी बी ए मेट्रिक स्पेस, ए एक्स एक मेट्रिक स्पेस है, ए एक एलिमेंट उठा लिया एक्स का, बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स, अ सबसेट एन ए ऑफ एक्स। एक्स का एक सबसेट है जिसका नाम मैंने एन ए रख लिया। एन ए किस मुनासबत से रखा है, अगर मैंने नेबरहुड ए का डिफाइन करना है तो एन कैपिटल एन लिख लिया मैंने नेबरहुड के लिए और ए लिख लिया यहाँ पर जो सा पॉइंट मैंने रखा। अगर मैं लेता बी बिलोंग टू एक्स तो मैं एन बी लिख लेता। सही है, नाम आप हर कुछ भी रख सकते हैं। A subset n of x is called neighborhood of point a belong to x if, इस सबसेट को आप a का नेबरहुड कहेंगे अगर वो इस शर्त को पूरा करे, if there exists an open sphere whose center is at point a and contained in n a। ये बिल्कुल ओपन सेट की तरह की डेफिनेशन ही है। अब आई होप कि आपको ये डेफिनेशन वगैरह आपको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा रिवीजन के लिए ये सारी चीज़ें लिख दी हैं आपको। एक सबसेट को आप कहते हैं कि वो ए का नेबरहुड है अगर वो एक ओपन स्फीयर को कंटेन करे, जो कि ओपन स्फीयर ऐसा होना चाहिए कि वो ए उसका भी सेंटर होना चाहिए और वो उस एन ए के अंदर कंटेन होना चाहिए। इसको फिगर की शक्ल में आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी वह आसानी। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक जो रेक्टेंगल है ये एक मैट्रिक स्पेस है, इसमें मेरे पास एक ये फ़र्ज़ करें कि मेरा ये एक एन ए है जो एक्स का सबसेट है और ये मैं कहूँगा नेबरहुड है। इसका सेंटर ए है, इस सेंटर के ऊपर मैंने एक ओपन स्फीयर डिफाइन कर लिया है, ठीक है, जिसका सेंटर खुद क्या है, वो ए जो है वो उसका भी सेंटर है ओपन स्फीयर का। अब ये ओपन स्फीयर आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एन ए के अंदर नज़र आ रहा है। अगर ये ऐसी शर्त पूरी करता नज़र आ रहा है तो हम कहेंगे कि एन ए जो है वो ए का क्या है, नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है ना, ये डेफिनेशन होती है जी आपके पास नेबरहुड की। नेक्स्ट वी शो डैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नेबरहुड इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। आगे आपने ये प्रूव करना है कि दो नेबरहुड की जो इंटरसेक्शन है वो भी नेबरहुड होती है। यहाँ पर मैं ये जो कॉपी के ऊपर सॉल्व करके आपके सामने ये सारा मेहनत करके लिखता हूँ, इसमें आपको सोल्यूशन तो मिल जाता है इसमें, लेकिन एक जो ख़ास चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि पेपर करने का स्टाइल क्या होना चाहिए। देखें मैंने 1 बाय 1 हर चीज़ को सॉल्व किया, फिर लाइन लगाई, फिर तीसरा पार्ट सॉल्व किया। ये चीज़ें पेपर चेकर को बहुत मुतासिर करती हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखा करें। अच्छा जी, अब मैंने प्रूफ करना है कि ए और बी दो नेबरहुड हों अगर पॉइंट एक्स के, तो इनकी इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होगी एक्स की। लेट ए एंड बी द टू नेबरहुड ऑफ एक्स, ये दोनों नेबरहुड हैं तो नेबरहुड की डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है। फिर आपको ए के लिए भी एक ओपन सेट मिलेगा, बी के लिए भी ओपन सेट मिलेगा, और ओपन स्फीयर कह लें, ओपन बॉल कह लें, ओपन सेट कह लें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वैलिड हैं। आपको एक ओपन सेट मिलेगा यू और बी सच डैट यू जो है वो एक्स को कंटेन करेगा और ख़ुद ए के अंदर चले जाएगा। अभी ओपन बॉल, अभी आपने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी है। इसी तरह ही आपके पास वी जो है वो बी के लिए मिलेगा आपको, और वी भी एक्स को कंटेन कर रहा होगा और ख़ुद बी के अंदर मौजूद है।
अच्छा, अगर आप मुझे बताएं एक्स यू का भी एलिमेंट हो, एक्स वी का भी एलिमेंट हो, तो फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग टू यू इंटरसेक्शन वी, और यू इंटरसेक्शन वी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। सही है। अब अगली चीज़ आपने पढ़ी है यू और वी, यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, यू और वी हम लेके चल रहे हैं ओपन सेट्स लेके चल रहे हैं। आप ओपन सेट लिखना चाहते हैं ओपन सेट लिख लें, आप ओपन बार लिखना चाहते हैं ओपन बार लिख लें, ओपन स्फीयर लिखना चाहते हैं ओपन स्फीयर लिख लें, क्योंकि हम जानते हैं, हमने रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि ओपन स्फीयर भी ओपन सेट होता है, ओपन बार भी ओपन सेट होते हैं। अच्छा, अब हमने ये पीछे रिजल्ट मैट्रिक्स स्पेस में आपको पढ़े होंगे पहले आपने कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, दो या दो से ज़्यादा ओपन सेट की इंटरसेक्शन भी ओपन होती है। अब यू और वी इंडिविजुअली ओपन सेट से, तो इनकी इंटरसेक्शन भी ओपन होगी। इट मीन्स यू इंटरसेक्शन भी एक ओपन सेट है। अभी हमने नेबरहुड की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि एक सेट को नेबरहुड कहते हैं अगर, नेबरहुड कहेंगे किसी पॉइंट एक्स का, अगर एक्स किसी ओपन सेट का सेंटर हो और वो ओपन सेट उसके अंदर कंटेन कर जाए। तो यही आप देख रहे हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है यू इंटरसेक्शन वी से, यू इंटरसेक्शन वी ओपन है और वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, इंटरसेक्शन वी के अंदर। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन वी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। तीसरा पार्ट इसमें ये था। नेक्स्ट वी फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू 2 7, ये आपको दिया हुआ है, आपने इसका लिमिट पॉइंट मालूम करना है। अच्छा जी, यहाँ पर इसमें लिमिट पॉइंट में सिर्फ एक चीज़ आपने देखनी है, ये जो आपके पास है ना 2 की तरफ से ओपन, बस इसी के मतलब थोड़ा सा डाउट होता है। बाकी ये जो क्लोज है ना, इसके लिए लिमिट पॉइंट का प्रॉब्लम कोई नहीं है। यहाँ पर मैं मुख्तसर से आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आगे जाकर मैं बता दूँगा। याद रखिए कि आपके पास ये जितने भी इस तरह के इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, इनके जो लिमिट पॉइंट है ना, ये तमाम के तमाम आर के अंदर, यूजुअल मेट्रिक के अंदर तमाम के तमाम पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, मतलब मैं चले आगे जो चीज़ दिखानी है अभी यहाँ दिखाता हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये इंटरवल ऑफ द फॉर्म, ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी इंटरवल, इन तमाम के जो लिमिट पॉइंट है ना, ये पूरे का पूरा खुद क्लोज इंटरवल होता है आर के अंदर। ठीक है ना। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर खैर आप ऐसे लिख नहीं सकेंगे, थोड़ा सा इसको आपने यहाँ डिटेल से डिस्कस करना है। नेक्स्ट वी फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट इन यूजुअल मेट्रिक आर। मैंने सीधा 2 से स्टार्ट किया क्योंकि 2 के मतलब की डाउट है, 2 ही ओपन है, 2 की तरफ से ओपन है, बस बाकी मैंने करने की जरूरत है आपको। 2 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए बिकॉज एवरी ओपन स्फीयर। अब ओपन स्फीयर कैसे बनाते हैं यूजुअल मेट्रिक के ऊपर, आपको फार्मूला याद होगा। अगर हमारे पास सेंटर हो x नॉट और रेडियस हो r, तो इसके ऊपर जब आप ओपन बार डिफाइन करते थे ये ओपन स्फीयर, तो ऐसे करते थे एस आर एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस आर, सेंटर माइनस रेडियस और सेंटर प्लस रेडियस, अगर आपको याद हो। और आर क्या है, रेडियस है, पॉजिटिव रियल नंबर है। सही है। तो अब यहाँ पर मेरा सेंटर क्या है, 2 है, रेडियस आर है, तो ये आ गया 2 माइनस आर, 2 प्लस आर, आर ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक होगी बात ये। हुज सेंटर इज टू कंटेन। अब आपने ये देखना है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। एक पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट कहते हैं, पहली बात कि लिमिट पॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं कि जिस सेट के लिए आप चेक कर रहे हैं वो उसके अंदर मौजूद हो। देखें, आपने कहा इस सेट का लिमिट पॉइंट मालूम करना है, तो 2 इसके अंदर मौजूद तो नहीं है ना। 2 कोई भी पॉइंट हो सकता है आउटसाइड से। सही है ना। तो आपने चेक करना है। अब फिर मैं आप ये सोच रहे हैं कि सर जी 1 के लिए क्यों नहीं किया, उनके लिए करने की जरूरत नहीं, वो कभी भी नहीं बनेंगे इसके लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट बनेंगे वही जो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। अब 2 इसके अंदर नज़र तो नहीं आता, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट बनेगा। कैसे बनेगा देखें। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट, कोई बाहर का पड़ा हुआ पॉइंट है, वो इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है अगर आप उसके ऊपर एक उस पॉइंट को सेंटर मान के चलें। बात को गौर से सुनिएगा। उस पॉइंट को सेंटर मान के चलें, एक ओपन बॉल बनाएं, ओपन स्फीयर बनाएं। वो ओपन स्फीयर इस ए के बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मैनी पॉइंट कंटेन करे अदर देन उस मतलब 2 के अलावा, 2 के अलावा कोई और पॉइंट भी कंटेन करना चाहिए। मैनी तो नहीं कहना चाहिए मुझे, चले कंटेन मैनी पॉइंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कम से कम पॉइंट लाजमी दूसरा होना चाहिए इसके अंदर। लिमिट पॉइंट के लिए क्या कह रहा हूँ मैं, आपके पास एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर आप एक उस पॉइंट के ऊपर एक सफ़ियर बनाएं और वो सफ़ियर जो है उस ए के और पॉइंट को भी कंटेन करता है उस सेंटर के अलावा। तो मैंने ये एक ओपन बॉल बनाया, आप यहाँ पर आर कुछ भी रेडियस रख सकते हैं। ठीक है, जैसे लाइक एज आर आप रख लेते हैं 1, तो ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। ये इंटरवल बनेगा 1 से 3। क्या 1 से 3 के दरमियान इसके पॉइंट इसके अंदर कंटेन नहीं होते भाई? 1 से 3 2.5 इसमें है। जब ये इंटरवल आप बनाएंगे आर यहाँ से 1 के बराबर, आर ले लो 1 मिसाल के तौर पर, आर 1, आर कुछ भी रख सकते हैं आप, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ठीक है ना। आर अगर 1 रखेंगे तो आंसर आएगा 2 माइनस 1 डेट इज़ 1।
ठीक है, और 2+1 दैट इज़ 3। क्या ये इंटरवल इस ए के बहुत से पॉइंट को अपने अंदर कंटेन नहीं कर रहा? क्या 2.5 ए के अंदर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्या ये इसके इस ओपन बॉल के अंदर नहीं आया? आ गया। तो यही डेफिनेशन है, 2 इज द लिमिट पॉइंट बिकॉज एवरी पॉइंट, एवरी ओपन स्फीयर, एवरी ओपन स्फीयर क्यों लिखा है भला? एवरी ओपन स्फीयर का मतलब है हर आर के लिए, कोई भी आर रख सकते हैं। हु सेंटर इज 2 कंटेन एनी पॉइंट्स ऑफ ए अदर देन x इज इक्वल टू 2। सो 2 इज द लिमिट पॉइंट। आगे आपने सिंपल ये लिखना है, सिमिलरली एवरी अदर पॉइंट ऑफ ए इज आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सो लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज द सेट। ए का जो लिमिट पॉइंट है वो ये सेट है सारा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 कहता है जी एक्स टी एक मैट्रिक्स स्पेस है, आपने ये इनक्वालिटी प्रूफ करनी है। ये इनक्वालिटी मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में प्रूफ कर चुका हूँ, आप मेरा लेक्चर नंबर 12 देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक रख दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट कहता है लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, प्रूव दैट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ग्रुप जी। एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर इवन है, आपने प्रूफ करना है कि उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 2 है। इसको समझने के लिए यही क्वेश्चन है थोड़ा सा जो आपके लिए प्रॉब्लम शायद क्रिएट कर रहा होगा। इसको समझने के लिए मैं बाय एग्जांपल आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के मतलब तो पढ़ा होगा। चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं यार। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एक सेट है जिसके अंदर आप जानते हैं ये साइक्लिक ग्रुप होता है, जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं ये 1 -1 योटा माइनस योटा। दिस इज दी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आप देख लें कि इसका जो ऑर्डर है वो 4 है। ऑर्डर कितना है इस ग्रुप का? 4 है। इस रिजल्ट के मुताबिक ये कहता है कि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 है। आप चेक कर लें कि इसमें -1 मौजूद है जिसका ऑर्डर 2 है। -1 का जो स्केयर है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। ऑर्डर की डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है, एक पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को ऑर्डर कहेंगे किसी एलिमेंट का अगर उसकी पावर वो आप n लें और आंसर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। इसकी आइडेंटिटी 1 है, -1 जो है वो एक एलिमेंट मौजूद है जिसका स्केयर लेने से 1 के बराबर आता है। ठीक है, पहली बात तो ये जो मेरा ये रिजल्ट जो है वो इस एग्जाम्पल के मुताबिक पूरा उतरता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करना है मैं इस एग्जाम्पल को सामने रखता हूँ और उसको देखते ही रहिएगा। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, जी एक मान लिया ग्रुप है इवन ऑर्डर का, देन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विल बी ऑड। अब इस बात को गौर से देखिएगा। कहते हैं जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है, इसमें जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे उनकी तादाद ऑड होगी। पक्की सी बात है, उसमें कौन सी डाउट वाली बात है। आपके सामने एग्जांपल है, ये एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का जिसके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 4 है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितने हैं? एक ही है जो 1 है। इसको छोड़कर बाकी जो नंबर है वो गिने 1 2 3, वो कितने हैं? ऑड है। ये जो बाकी एलिमेंट बचते हैं इनको क्या बोलते हैं? नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की तादाद क्या है? ऑड है। यही मैंने लिखा है इधर। देन दी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी विल बी ऑड इन नंबर। अगली चीज़, आल्सो द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी बिलोंग टू जी, एंड ई का इनवर्स ई के बराबर होगा। और अगली बात यह है कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी जी में मौजूद होगा। जाहिर सी बात है भाई, जी एक ग्रुप है तो ग्रुप की डेफिनेशन यही कहती है कि उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। ये भी बात कोई डाउट वाली नहीं है। अच्छा, अब ये लाइनें ज़रा थोड़ी सी आपको एज इट इज़ याद रखनी पड़ेंगी, ये थोड़ा सा ना मुश्किल है। ठीक है, ये आप सही लिखेंगे तो फिर आपके नंबर मिलेंगे, अदरवाइज मसला हो जाएगा। कहता है देयर अक्कर पेयर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ सम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट x एंड x इनवर्स in G such that x is equal to x inverse, x not equal to x inverse, as there are odd number of non-identity element in G after pairing of such non-identity element for which x not equal to x inverse, we must have at least one element जो कि आइडेंटिटी के बराबर तो नहीं है, सच डैट ए और इनवर्स बराबर होगा। अब ये बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, आसान से अल्फाज में मैं बता रहा हूँ आपको। कहता ये है कि अब आपने करना ये है कि आपके पास जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं ना, अगर आप नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स के पेयरिंग कर लें, पेयरिंग करते जाएं, पेयरिंग करने के बाद आपके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा। और पेयरिंग ऐसे करनी है कि कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इनवर्स नहीं है, एक्स और एक्स इनवर्स आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, वो वाली पेयरिंग नहीं करनी। तो आपके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको जिसका ऑर्डर 2 होगा। चेक करके देखें, इसमें टोटल है छोटा सा ग्रुप लिए 4 एलिमेंट है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ये 1 को छोड़ दें, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बचते हैं 3, -1 योटा और माइनस योटा, दीज आर दी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इनमें से इन तीनों में से तीनों की आप पेयरिंग कर लें, इस तरह करनी है कि कोई भी एक दूसरे का इनवर्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब ये देखें जी आपके पास अच्छा जी,
मैं बता रहा था कि आप यहाँ पर मिसाल के तौर पर पेयरिंग करते हैं इस तरह, जैसे -1 है और माइनस योटा। पेयरिंग का मतलब बताने का मकसद उसका सिर्फ ये है कि आप बाकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की पेयरिंग करेंगे ना, तो आपके पास एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, और वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ -1 का स्केयर है, -1 है। और पेयरिंग इस तरह करनी है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं है, -1 और माइनस योटा एक दूसरे का इनवर्स नहीं होता। इसमें इनवर्स आप जानते हैं, योटा ही माइनस योटा का इनवर्स है। और -1 का इनवर्स कौन है पता है आपको? माइनस इनवर्स का -1 खुद ही है, ठीक है ना। तो -1 और माइनस योटा कर लिया और -1 और योटा कर लिया, ये पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है योटा माइनस। अब ये पेयरिंग की क्या मुसीबत पड़ गई है उसको करने की, ये जरूरत नहीं है, वो जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा है कि अगर आप इसमें पेयरिंग करेंगे तो एक एलिमेंट सिर्फ आपके पास ऐसा नजर आएगा जिसमें जिसका जो अपना खुद सेल्फ इनवर्स होगा यार, ठीक है ना। सच डैट के ए इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब जो अपना सेल्फ इनवर्स है, तो ए और ए इनवर्स बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हमारा ए जो है इस वक्त आपको नजर आ रहा है -1 के बराबर है, और वो खुद आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू ई, आइडेंटिटी 1 है। दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करवा दिया, ए इंटू ए दिस आ गया, ए इंटू ए स्केयर हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया ई बन जाएगा, ए स्केयर ई के बराबर आ गया। और यही आपने प्रूफ करना है कि ए का जो ऑर्डर है वो 2 के बराबर आ गया। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट कहता है जी कि डिफाइन इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप एंड प्रूव दैट, ये जो सेट है ना ये z का सब ग्रुप भी है। आल्सो फाइंड द इंडेक्स ऑफ h इन द ग्रुप ऑफ इंटीजर z। तीन चीज़ें कही गई हैं, आपने प्रूफ ये करना है कि ये h एक सब ग्रुप है। डिफाइन इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, सबसे पहले किसी सब ग्रुप का इंडेक्स प्रूफ करें, इंडेक्स की डेफिनेशन करें, फिर प्रूव करें कि ये जो h है ना ये z का सब ग्रुप है। दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि इस h का आपने इंडेक्स मालूम करना है ग्रुप ऑफ इंटीजर z में। सबसे पहले इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। पहली बात याद रखें, जो वर्ड इंडेक्स है इसका ताल्लुक सब ग्रुप के साथ होता है, ग्रुप के साथ नहीं होता। तो लेट कर लें h एक सब ग्रुप है g का। देन ये डेफिनेशन है इसकी, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ h इन g इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ h इन g एंड इट इज डिनोटेड बाय g, ये दो रेशो वाली लाइन, दो रेशो वाले डॉट h। किसी सब ग्रुप h के आप किसी ग्रुप g में जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट मालूम कर सकते हैं उनको आप क्या कहते हैं जी, इंडेक्स बोलते हैं h का g में। और से g ये रेशो h से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ हम प्रूफ करते हैं कि ये सब ग्रुप है, वो आगे जाके चलते हैं। पहले मैं इसमें प्रूफ कर देता हूँ कि h का इंडेक्स क्या है। इसमें h का इंडेक्स निकालने के लिए मुझे h के लेफ्ट और राइट कोसेट चाहिए, या लेफ्ट या राइट। मैं यहाँ से सिर्फ मैं लेफ्ट मालूम कर रहा हूँ, आप राइट भी मालूम कर सकते हैं। मैंने लिखा जी दी ओनली लेफ्ट कोसेट ऑफ h इन g इज इक्वल टू z आर। h के सेट ऑफ इंटीजर में सिर्फ दो लेफ्ट कोसेट हैं, बाकी निकालेंगे वो सेम निकलेंगे। वो कौन कौन से हैं, एक है 0 + h और एक है 1 + h। अच्छा जी देखो 0 + h का मतलब क्या है, 0 + h का मतलब ये होता है कि आपने इन h के नंबरों में 0 प्लस कर दिया। मुझे बताएं 0 को हर जगह प्लस करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो 0 + h का आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, h के हर नंबर के साथ 1 प्लस करना है लेफ्ट साइड से। जब लेफ्ट से करते हैं तो लेफ्ट कोसेट कहलाता है, अगर आप h +1 करेंगे तो राइट कोसेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पहला नंबर था h का, कौन सा पहला नंबर है जी, 0। 0 के साथ 1 प्लस किया, ये आ गया 1 + 0। आगे क्या है +-2, इसके साथ लिखा मैंने 1 + -2, फिर 1 + -4, 1 +, इसको ओपन कर लिया। इसको ओपन किया, 1 + 0 तो 1 ही होता है, और ये 1 + 2 भी है और 1 - 2 भी है। जब प्लस करेंगे तो 3 आएगा, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। इसी तरह 1 + 4 करेंगे 5 आएगा, 1 - 4 करेंगे -3 आएगा। 1 + 6 करेंगे 7 आएगा, 1 - 6 करेंगे -5 आएगा। तो आपके 1 + h के नंबर आ गए +-1 +-3 +-5 +-7। अब एक बच्चा कहता है सर जी आगे 2 + h क्यों नहीं मालूम कर रहे हैं? भैया आप करके देख लें, 2 + h से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, वो आंसर सेम आएगा। मिसाल के तौर पर 2 + h करते हैं तो 2 पहला नंबर h का गया था 0 था, 0 में मैंने 2 प्लस कर लिया। अगला नंबर था +-2, इसमें भी मैंने +2 कर लिया। अगला नंबर था h का 4, +-4, इसमें भी 2 प्लस कर दिया। फिर अगला नंबर था 6, यह भी आ गया 2 + -6 अप टू 7। 2 + 0 2 हो गया। ये देखो 2 × 2 4 और 2 - 2 0, ये आ गया 0 और 4। ये 2 - 4 -4 आएगा और 2 × 4 6 आ जाएगा। ये 2 - 6 -4 आएगा और 2 × 6 8 आ जाएगा। आप गौर करें नंबर फिर वही बनना शुरू हो गए हैं, 0 +-2 +-4। और ये कौन है, ये सारा h है, या दूसरे अल्फाज में कौन है, 0 + h है, ठीक है कि नहीं। तो 2 + h करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 3 + h करेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
सिर्फ दो लेफ्ट को सेट निकलेंगे, एक है 0+h और एक है 1+h। उसके आगे आप करेंगे 2+h 3+h तो सेट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब अगली बात, ये जो दोनों सेट आपने निकाले हैं ये देखने के लिए कि वाकई ही दो निकलते हैं, उसका आसान तरीकाकार है, आप इनकी यूनियन लेंगे तो z बनना चाहिए। z क्यों बनना चाहिए, r क्यों नहीं बनना चाहिए? उसने कहा है कि ये जो h है ना ये z का सब ग्रुप है, तो z बनना चाहिए ना फिर। तो आप देख लें 0+h और 1+h करें तो उसका यूनियन z आती है। भाई 0+h कौन है, 0+h में ये वाले नंबर पड़े हैं जो इवन टाइप के नज़र आ रहे हैं आपको सारे, 0 +, -2 +, 1+h में वो नंबर पड़े हैं जो ओड टाइप के नज़र आ रहे हैं आपको। तो इन दोनों की यूनियन लेंगे तो z बन जाएगा। z में कौन से नंबर होते हैं, 0 +, -1 + -2, ऐसे ही है ना। और दूसरी बात ये है कि इनकी इंटरसेक्शन लें तो इनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आना चाहिए सिवाय एम्प्टी साइड के, वो भी है, तो दोनों शराइत पूरी होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास h जो है इंडेक्स ऑफ h इन z कितने लेफ्ट राइट साइड मिले हैं आपको, 2 मिले हैं, ये 2 आ गया। अब यहाँ पर मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करो वो कहता है कि सेट आपके पास ये है h = 0, यहाँ तो उसने नंबर लिए ना ये वाले +, -2 + -4, ये नंबर कैसे बने हैं पता है आपको, ये बने हैं सेट ऑफ इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करके। फ़र्ज़ करो मैं आपको कहता हूँ मेरे सेट ऑफ इंटीजर नंबर ये हैं 0 +, -3 + -6 + -9 अप टू सॉन। आपको पता है इसके कितने लेफ्ट को सेट निकलने हैं, आसान तरीका कार है, 3 से मल्टीप्लाई किया है 3 निकलेंगे बस। तो इसका इंडेक्स कितना होगा, 3 होगा। अगर फर्ज करो तुम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इंडेक्स निकलेगा 5, अगर n से मल्टीप्लाई करते हो तो इंडेक्स निकलेगा n। देखो आसान सा फार्मूला आपको बता दिया मैंने, सही है। सो इंडेक्स ऑफ h इन z इज 2। अगली चीज़ आपने यहाँ प्रूफ करनी है कि ये h जो है वो z का क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप के लिए मैं यहाँ पर सिंपल आसान तरीका कार इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक सबसेट को आप कहते हैं वो सब ग्रुप होता है अगर वो खुद ग्रुप बन जाए। मतलब मैं क्या कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं 2 कंसेप्ट वैसे इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर। एक तो ये मैं सिंपल दिखा दूँ कि a + -b जो है वो h से बिलोंग करता है फॉर ऑल a b बिलोंग टू h, लेकिन ये शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ये भी सब ग्रुप के लिए होती है डेफिनेशन। यहाँ पर मैं आसान तरीका कार इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने पढ़ा है कि एक सबसेट h g का सब ग्रुप होता है अगर h खुद ग्रुप की शराइत को पूरा करे। तो मैं यहाँ पर ग्रुप की शराइत पूरी करके दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मुझे बताएं क्या h z का सब ग्रुप है, सबसेट है जी, बिल्कुल क्लियरली h सबसेट है z का। सबसे पहले इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है तो इसका सबसेट होना चाहिए इसको, तो h सबसेट है z का। अगली चीज़ आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें देखें आप, h की 0, h में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है जी, बिल्कुल 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अगली चीज़ क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई से 2 नंबर उठाओ उनको प्लस करो, z में h में आना चाहिए आंसर। तो a और b कोई से इसका 2 नंबर उठा लें उनको प्लस करेंगे हमेशा h में ही आएगा। जो से मर्जी 2 उठा के देख लो भाई, जो से मर्जी, ठीक है ना। अच्छा अब उसके बाद क्योंकि ये सारे क्या होना इवन है, तो इवन में इवन प्लस करते हैं तो हमेशा इवन ही आएगा ना, और तो नहीं बनने वाला आपका। इवन में से इवन माइनस करें तब भी इवन ही आएगा। डाउट तो तब हो कि अगर इवन में इवन ऐड करें और बन जाए, फिर तो मसला है। इवन में इवन प्लस करेंगे तब भी इवन आएगा, 2 माइनस को उठा के देख लें उनको भी माइनस करें तो इवन ही आएगा। इसलिए क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इसी तरह 3 नंबर लेने वो भी ऐसे ही होगा, 3 इवन को उठा के कर लें प्लस तभी इवन आएगा। सोसाइटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। लास्ट इनवर्स ऑफ ईच a बिलोंग टू h, इसमें हर नंबर का एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है। 2 का इनवर्स -2 इसमें मौजूद है, 4 का एडिटिव इनवर्स -4 है, 6 का एडिटिव इनवर्स -6 है। तो h क्या कर गया, ग्रुप की हर शर्त को पूरा कर गया, दिस इंप्लाइज h इज द सब ग्रुप ऑफ z। ठीक है जी, ले जी ये आपका हो गया पूरा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका शॉर्ट क्वेश्चन, अगर यार पानी पी लूँगा, गला ख़राब हो गया यार, दुआ किया करें लाजमी। ले बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। कह रहा है जी फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सन चलता जाएगा इन आर डी यानी यूजुअल मेट्रिक स्पेस में, वेयर डी इज द यूजुअल मेट्रिक इन आर। फाइंड द क्लियर ऑफ द सेट ए ओपन इंटरवल 0 से 1 इन आर डी। इसमें मैंने लिखा है जी कि सेट का नाम हमने ए रख लिया। 0 इज़ दी ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए, सिर्फ 0 ही इस सेट का लिमिट पॉइंट है। बिकॉज एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट 0। आप कोई भी ओपन स्फीयर बनाएं, ओपन स्फीयर अभी मैंने आपको बनाने का तरीकाकार बताया। सेंटर उसका अगर एक्स नोट पर है, रेडियस आर है, तो ये फार्मूला होता है एक्स नोट माइनस आर, एक्स नोट प्लस आर। तो सेंटर अगर 0 पर हो तो 0 - आर 0 + आर आ जाएगा, और ये बन जाएगा ओपन स्फीयर -r से +r ओपन इंटरवल। आप आर यहाँ पर कुछ भी रख लें लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए।
तो अब ये जो ओपन स्फीयर होगा, ये मिसाल के तौर पर अगर आप आर की वैल्यू रखते हैं 1, तो ये -1 से +1 आएगा। तो -1 से +1 के दरमियान आपके इस सेट के बहुत से नंबर हैं जो इस ओपन स्फीयर में आ जाएंगे। लाइक एज ये 0.5 है, वो -1 से +1 के दरमियान आएगा। देखिए मैं कह रहा हूँ अगर आर की वैल्यू 1 रख लेते हैं, ये बनेगा -1 से +1। अब -1 से +1 के दरमियान का 0.5 नहीं है, क्या 0.33 नहीं है? ये तमाम 0.5 0.33 किसके पॉइंट हैं? ए के हैं। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है ना कि एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर आप उसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाएं उसको सेंटर मानकर, और वो ओपन स्फीयर उस सेट के उस सेंटर के अलावा और पॉइंट को भी कंटेन करे, ठीक है, तो फिर आपके पास ये 0 इसका लिमिट पॉइंट है, सही है। इसके अलावा और इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। अब इसको करने का एक अलग एक तरीकाकार मैं अल्टरनेटिवली बताता हूँ आपको, वो भी देख लीजिएगा। डेट इज़ द सिक्वेंशियल अप्रोच। सीक्वेंस की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। सिक्वेंशियल अप्रोच, इसमें आप लिखेंगे कि ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द सेट A is equal to 1, 1/2, 1/3 up to so on are the terms of the sequence whose nth term n is equal to 1/n, n is equal to 1 से इन्फिनिटी। क्या लिखा मैंने? ये जो आपके पास सेट है इसकी तमाम टर्म इस सीक्वेंस से मिलकर इस सीक्वेंस से जनरेट हो सकती हैं। इसकी सीक्वेंस की टर्म है। मिसाल के तौर पर अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आप जानते हैं 1/1 डेट इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। आप n की जगह 2 पुट करोगे आंसर आएगा 1/2। आप n की जगह 3 पुट करोगे आंसर आएगा 1/3। आप n की जगह यहाँ 4 पुट करेंगे 1/4। इट मीन्स इस सेट की हर टर्म जो है वो इस सीक्वेंस की टर्म है। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर एक सेट की हर एलिमेंट किसी सीक्वेंस की टर्म बने तो फिर जो सीक्वेंस की लिमिट होती है वही उस सेट की लिमिट होती है, लिमिट पॉइंट होता है। दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an will be the limit point of set A, ठीक है। अब किसी सीक्वेंस की लिमिट कैसे मालूम करते हैं? आपने मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 8 में इनफाइनाइट सीरीज में पढ़ा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप उसकी nth टर्म में इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसकी जनरल टर्म है 1/n, तो दिस इज इम्प्लाइज 1/infinity इक्वल टू 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। ये इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है। इसके अलावा आप कोई और पॉइंट को उठा के देख लें, वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि जी मैं 1/2 को एज अ सेंटर मान के चलता हूँ और एक ओपन बॉल बनाता हूँ, ले जी मिसाल के तौर पर SR 1/2 है। कैसे ओपन बॉल बनता है मैंने अभी आपको बताया, x0 - r कोमा x0 + r। सेंटर मेरा x0 1/2 है, 1/2 - r 1/2 + r। अब 1/2 जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट तब होगा अगर r में कुछ भी रख लूँ, इस r को कुछ भी रखने के बाद जो आंसर आए वो इस a के मुख्तलिफ पॉइंट्स को कंटेन करना चाहिए 1/2 के अलावा। अब मुझे बताएं कि अगर r आपका 0 को अप्रोच कर जाए, r अप्रोच टू 0 लाइक एज r इक्वल टू 0.0000001 हो, तो यहाँ से 1/2 में से इस नंबर को निकाल दें 3 4 5, ये आंसर आएगा 0.5 में से इसको माइनस करें 0.499999, ठीक है। और इसी में 0.5 में r यानी कि ये प्लस कर लें तो आंसर आएगा 0.50001। अब मेरे पास ये r की वे वैल्यू रखने के बाद मेरे पास जो ओपन इंटरवल निकला है जिसका सेंटर क्या है 1/2 है, वो ये निकला है।
0.4999 से लेकर 0.500001। आप बताएं कि ये जो ओपन इंटरवल निकला है ये सेट ए के कौन से पॉइंट को कंटेन करता है? आप कहेंगे जी सिर्फ 0.5 को, इसके अलावा किसी और को कंटेन करता है? अगर तो करता है कंटेन तो फिर बताएं। सिर्फ ये 0.5 को कंटेन कर रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं कंटेन कर रहा, तो फिर क्या कहना चाहिए? 0.5 इसका लिमिट पॉइंट है? नहीं है। लिमिट पॉइंट के लिए शर्त थी कि ये जो ओपन इंटरवल आपने बनाया है, ये ओपन स्फीयर जो निकला है, ये सेंटर के अलावा किसी और को भी कंटेन करे। इसलिए कहा जाता है ये ओपन स्फीयर, एवरी ओपन स्फीयर का मतलब है हर रेडियस आर के लिए कोई भी रेडियस रखा जा सकता है ना भाई, लाजमी तो नहीं बड़ा ही रखना है, छोटा भी रखा जा सकता है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं जी, ऊपर जो सिक्वेंशियल अप्रोच मैंने आपको बताई है, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज़ इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि फाइंड द क्लियर ऑफ द सेट 0 से 1 इन आर डी। इसका क्लियर बताना है आपने। क्लियर की डेफिनेशन पहले देखें क्या होती है। क्लियर की डेफिनेशन, नेक्स्ट वी फाइंड क्लियर ऑफ ए विच इज़ गिवन बाय ए के क्लियर को हम यहाँ पर आमतौर पर ए के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। फार्मूला इसका ये है ए यूनियन ए ड्राइव डी, वेयर ए ड्राइव डी ड्राइव सेट ऑफ ए बोलते हैं इसे। ड्राइव सेट ऑफ ए का मतलब होता है ए ड्राइव डी शोज सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ ए, यानी ऐसा सेट जो सेट ए के तमाम लिमिट्स पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करता है, उसे ड्राइव सेट ऑफ ए कहते हैं। मेरे पास ये सेट आपका ओपन इंटरवल 0 से 1 है। एवरी पॉइंट ऑफ सेट ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एवरी पॉइंट ऑफ ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये मैं आपको अभी पीछे भी बता चुका हूँ कि आपके पास जो 4 तरह के इंटरवल हैं, ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, उनके जो लिमिट पॉइंट होते हैं ना, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स उसके जो भी इसके अंदर नजर आ रहे हैं वो सारे ही उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। देखो ये याद रखिएगा, ये है मेरे पास डिस्क्रीट सेट कोमा की शक्ल में, इसके लिमिट पॉइंट ये पॉइंट नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं कि सारे इसके लिमिट पॉइंट हो। लेकिन जब इंटरवल की बात आती है ना, तो इंटरवल में आपके पास ये जितने भी पॉइंट आपको नज़र आ रहे होते हैं 0 और 1 के बीच में, खुद 0 और खुद 1 एंड पॉइंट्स भी, ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, कभी कोई फाइनाइट सेट हो इस तरह का डिस्क्रीट सेट कोमे की शक्ल में, इसके लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते सारे पॉइंट इसके। लेकिन जब इंटरवल की बात की जाती है तो ये सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट बन जाते हैं। सही है, आर में, यूजुअल मेट्रिक में। एवरी पॉइंट ऑफ ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, आल्सो 0 and 1 आर लिमिट पॉइंट ऑफ ए। बस ये यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करें, ये जो एंड पॉइंट्स है ना जो शामिल नहीं है यहाँ पर, उनके मतलब बता दें कि ये 0 और 1 लिमिट पॉइंट है। उसकी वजह यही है कि आप फिर ये कहेंगे कि 0 पर आप ओपन स्फीयर बनाएंगे, हर ओपन स्फीयर आप आर कुछ भी रख लें रेडियस, वो हमेशा इसके पॉइंट को कोई ना कोई कंटेन करेगा। इतना काफ़ी है इसके लिखने के लिए। अगली चीज़ ए ड्राइव निकाल लें। ए ड्राइव किसे कहते हैं? सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ ए के तमाम लिमिट पॉइंट का सेट। तो ए के तमाम लिमिट पॉइंट कौन निकले हैं? 0 और 1 क्लोज इंटरवल। ए क्लियर का फार्मूला ए यूनियन ए ड्राइव। ए मेरे पास ओपन इंटरवल 0 से 1 है गिवन क्वेश्चन में, ड्राइव निकाल लिया 0 से 1, दोनों को यूनियन ले लिया, आ गया। आगे ये इंटरवल आपने याद रखने हैं, अगर कभी क्वेश्चन में ना समझ आए कि किस तरह क्लियर निकालते हैं, ये रिजल्ट याद रखें। इंटरवल ऑफ द फॉर्म क्लोज इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, राइट लेफ्ट क्लोज राइट ओपन और राइट क्लोज लेफ्ट ओपन, ये जो जितने भी सेमी ओपन सेमी, ये 4 इंटरवल ऑल हैव द सेम ड्राइव सेट। इनके तमाम का ड्राइव सेट सेम होते हैं और वो ये हैं ए क्लोज बी। दूसरे अल्फाज में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन चारों के लिमिट पॉइंट सेम होते हैं और ये होता है सेट इन यूजुअल मेट्रिक आर। लेकिन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन खत्म हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी समझे खत्म हो गया। कैसे? 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि शो डैट एवरी ओपन बॉल इन अ मेट्रिक स्पेस इज ओपन सेट। आपने प्रूफ करना है कि हर ओपन बॉल जो है वो मेट्रिक स्पेस में ओपन होता है। मैं ये कर चुका हूँ, मेरा लेक्चर नंबर 19 है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज लेक्चर नंबर 19 मेट्रिक स्पेस की लिस्ट में जाकर ओपन करें, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको कहा जा रहा है कि एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है, इस मेट्रिक के ऊपर एक नई मेट्रिक इसकी मदद से बनाई है जिसका नाम डी डबल डैश है। फार्मूला उसका डिफाइन कर लिया डी ओवर 1 प्लस डी। कहता है ये भी मेट्रिक है, एक्स के ऊपर है। मैं ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 में कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ पर 2D लिखा हुआ है, 2D ओवर 2D। ठीक है, तो आई होप आप कर लेंगे। बस सेम मेथड है, आप जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ से 2 को रिमूव कर दें, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन अबेलियन ग्रुप विच इज़ नॉट साइक्लिक। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बाकी तो हमें रट्टा लगाया वो सारा बीच में। कहता है जी कि एक एग्जांपल दें अबेलियन ग्रुप की लेकिन साइक्लिक ना हो, और ये भी बताएं कि अगर एक्स हमारे पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स का सेट है तो इसके ऊपर कितनी परमुटेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। अबेलियन ग्रुप हो
लेकिन साइक्लिक ना हो। याद रखें आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन और सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन और इवन कम्प्लेक्स नंबर भी। उसने खाली एक एग्जांपल मांगी, मैंने 2 लिख ली है। ये दोनों के दोनों अबिलियन ग्रुप हैं अंडर एडिशन, लेकिन दोनों साइक्लिक नहीं है। अब ये साइक्लिक क्यों नहीं है ये आप खुद सोच लीजिएगा। साइक्लिक होने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके तमाम एलिमेंट किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हों। तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्यू का और आर के कोई भी तमाम एलिमेंट सिंगल एलिमेंट से जनरेट नहीं होते। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे एक एग्जांपल पूछता है, कोई ऐसी एग्जांपल दें जिसमें सेट अबिलियन भी हो और साइक्लिक भी हो, तो फिर आपने लिखना है जेड, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर अबिलियन भी होता है और साइक्लिक भी होता है। और साइक्लिक कब होगा? अंडर एडिशन साइक्लिक है वो। उसके लिए उसका जनरेटर कौन है? 1 और -1। जेड के 2 जनरेटर हैं, 1 और -1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेट एक्स के ऊपर आप कितनी परमुटेशन डिफाइन कर सकते हैं? टोटल परमुटेशन बनेगी इसकी ये, जितने एलिमेंट उनका फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6। परमुटेशन कैसे बनानी है? फार्मूला आपको बताने लगा, याद रखिएगा, ज़िंदगी में काम आएगा आपके। एलिमेंट 3 है, 6 परमुटेशन बनानी है आपने। इस तरह ये 6 आप इस तरह लिख लेंगे ब्रैकेट्स, जिस तरह आप जानते हैं। ठीक है। अब परमुटेशन असल में होता है क्या? बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। अब ये कैसे बनानी है ज़रा देखिएगा। मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3। सबसे ऊपर वाली रो में 1 2 3 लिख लिया। यहाँ ऊपर लिखा मैंने 1 के ऊपर 2 फैक्टोरियल। 1 के ऊपर 2 फैक्टोरियल का मतलब है जो भी मेरा यहाँ पहला ऑब्जेक्ट है, इनका नाम ABC भी हो सकते हैं। ठीक है ना, नाम तो कुछ भी हो सकते हैं। आपने पहले ऑब्जेक्ट को 2 फैक्टोरियल टाइम लिखना है। मतलब कैसे? देखो, 2 का फैक्टोरियल 2, मतलब पहला ऑब्जेक्ट कौन है? 1। 1 को 2 टाइम लिखो, 1 1 लिख लिया। आगे चलो। अब इधर ही रहना, अभी आपने नीचे जाने की जरूरत नहीं है। या ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, सबके नीचे भी। तो आप चलो इधर ही पहले कर लेते हैं इसको पहले आप करते हैं। 2 मरतबा लिख लिया, चलो इसको नीचे, ये नीचे भी पूरा कर लेते हैं। अब इधर 1 1 खत्म हो गया, 2 को लिखो 2 मरतबा, 2 2 2 2 भी 2 मरतबा हो गया। अब 3 को लिखो 2 मरतबा, 3 3 लिख लिया। पहली पोजीशन फिल हो गई है। आगे चलते हैं। अब सेकंड जगह पर आपने जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको 1 फैक्टोरियल टाइम लिखना है। दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा कौन है? 2 है, तो 2 को 1 टाइम लिखो, 2 लिख लिया। इधर लिखना है रिमेनिंग ऑब्जेक्ट। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कौन बचा? 3, ये लिख लिया। अच्छा, ये देखो, अब 2 के बाद इधर नीचे आ जाए। नीचे 2 के बाद अगला ऑब्जेक्ट कौन है? 3 है। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट 2 आ गया। अब देखो 2 की बारी आ गई। 2 के बाद रिमेनिंग ऑब्जेक्ट मेरे पास बचते हैं 1 और 3। ठीक है ना, तो 1 और 3 है ना, तो यहाँ पर जो सा भी इन दोनों में से ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे 1 फैक्टोरियल टाइम लिखना है। 1 फैक्टोरियल का टाइम मतलब 1, तो रिमेनिंग कौन बचेगा? 3। अच्छा, अगर आप 2 के साथ यहाँ पर 1 लिखा है तो रिमेनिंग बाकी इन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 फैक्टोरियल टाइम लिखना है, तो 1 फैक्टोरियल टाइम ये 1 लिख लिया। अगर 1 नहीं लिखना तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट कौन सा बचेगा? 1 बच जाएगा। अब मेरे पास सेम यहाँ पर भी है, ये 3 लिख चुका हूँ, तो मेरे पास बाकी ऑब्जेक्ट कौन से बचते हैं? 2 और 3। इन दोनों में से एक को मैं लिखूंगा 1 फैक्टोरियल टाइम और बाकी जो बचेगा वो इधर आ जाएगा। ये 2 लिखूंगा इधर, तो बाकी कौन सा बचेगा? सॉरी यार, 3 लिख लिया, बाकी कौन बचते हैं? 2 और 1, ये 1 आ जाएगा। और अगर मैंने यहाँ 2 लिखा है तो इधर मैं 1 लिख सकता हूँ, ये 3। ये मेरे पास टोटल 6 परमुटेशन बनेगी। सॉरी, ये 1 1 2 आएगा, टोटल 6 परमुटेशन बनेगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर फर्ज करें मेरे पास यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट हो ना, तो फिर फार्मूला ये बनेगा 1, टोटल बन जाएगी परमुटेशन 24। सबसे पहले हर ऑब्जेक्ट आएगा 3 फैक्टोरियल टाइम, फिर अगला आएगा 2 फैक्टोरियल टाइम, फिर आएगा 1 फैक्टोरियल टाइम, फिर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट जितना भी बचेगा। सही है ना? तो आई होप कि बेटा ये आपके लिए कोशिश की है, आपको चीज़ों की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप, ऑनलाइन ऑफलाइन सेव कर लेते हैं, उससे यार फिर कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। ठीक है ना, वीडियो को ऑनलाइन देखा करें, कोई ऐड शैड भी देखा करें, उससे कोई थोड़ा सा फ़ायदा हो हमें। अदरवाइज़ तो फिर खाली मेहनत ही है यार आपकी। और दुआ में भी लाजमी याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़ जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।